हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया हैं और अच्छे से अपनी प्रिपरेशंस कर रहे हैं। एग्जाम का लास्ट एक महीना रह गया है। आई नो आप सारे बहुत टेंस्ड हैं, बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेस भी बढ़ता जा रहा होगा जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहे हैं। बट इस एक महीने में आपको बिल्कुल मन लगा के अपनी पढ़ाई करनी है और सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना है वो अपनी हेल्थ का रखना है। बिकॉज लास्ट के गिने चुने 15-20 दिन महीना जब बच जाता है तो यूजुअली देखा जाता है कि बच्चे ना स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, तो अपने खाने पीने का और हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, वो बीमार होते हैं, फिर और ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ता है। तो इस समय अपने हेल्थ का ध्यान भी पूरा रखना है आपको और साथ ही साथ पढ़ाई भी कंटिन्यू रखनी है विदाउट एनी स्ट्रेस, टेंशन फ्री होकर पढ़िए एकदम। आपका रिजल्ट 100% पॉजिटिव ही रहेगा। तो आज की क्लास में, ये छोटी सी क्लास ही है, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं रहने वाली। हम जीएसटी में जो अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल है सितंबर 2025 के एग्जाम्स के लिए वो डिस्कस करने वाले हैं। ये अमेंडमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज मुझे लगता है कि आपको 5 से 7 नंबर का काम इन अमेंडमेंट्स में से जो बहुत गिनी चुनी है आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो अच्छे से इन अमेंडमेंट को समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या चेंजेस जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं हमारे जीएसटी के लॉ में, जो आपके सितंबर 2025 के एग्जाम में एप्लीकेबल रहने वाले हैं। तो टॉपिक बाय टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये पीडीएफ फाइल जिनसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप ये डिस्क्रिप्शन में जो है मैं इसको पिन कर दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो अपने रेफरेंस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली अमेंडमेंट जो है, हमारा जो पहला टॉपिक चार्ज ऑफ जीएसटी, वहां से की गई है, जहां पे हम सेक्शन 9(3) में पढ़ते हैं कि कुछ सर्विसेज है जिनको नोटिफाई किया गया फॉर द पर्पज ऑफ आरसीएम। आरसीएम मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, मतलब वो ट्रांजेक्शन्स, वो सप्लाईज जहां पे टैक्सेस पे करने की लायबिलिटी सरकार ने रेसिपिएंट के ऊपर डाली है। मतलब सप्लायर कलेक्ट नहीं करेगा टैक्सेस रेसिपिएंट से, रादर देन दैट रेसिपिएंट खुद जाएगा और गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करके आएगा। तो वहां पे कुछ अमेंडमेंट्स की गई है, वो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जो पहली अमेंडमेंट की गई है वो है स्पॉन्सरशिप सर्विस। कोई इवेंट होने वाला है, वहां पे कोई कंपनी चाहती है कि हमारा नाम प्रमोट किया जाए, तो वहां पे वो इवेंट ऑर्गेनाइजर को एक अच्छा खासा अमाउंट देती है सो दैट कि उस कंपनी का प्रमोशन उस इवेंट में किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने सबने सुना होगा टाटा आईपीएल। तो आईपीएल एक इवेंट होने वाला था जिसमें अपनी स्पॉन्सरशिप की सर्विस रिसीव करने के लिए टाटा ने एक अच्छा खासा अमाउंट पे किया था। तो इसके रिगार्डिंग क्या अमेंडमेंट है? सबसे पहले क्या प्रोविजन है? स्पॉन्सरशिप सर्विस बाय एनी पर्सन। पहले क्या हुआ करता था अमेंडमेंट से जस्ट पहले, स्पॉन्सरशिप सर्विस बाय एनी पर्सन टू बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। अगर आपने स्पॉन्सरशिप सर्विस दी है, स्पॉन्सरशिप सर्विस देने वाला कोई भी व्यक्ति है लेकिन सर्विस लेने वाला एक बॉडी कॉर्पोरेट है या पार्टनरशिप फर्म है, तो ये सर्विस आरसीएम के दायरे में कवर होती थी। और इस केस में टैक्सेस बॉडी कॉर्पोरेट को या आपकी पार्टनरशिप फर्म को पे करना पड़ेगा जो रेसिपिएंट है। अब इस प्रोविजन में थोड़ी सी अमेंडमेंट की है और यहां पे एक वर्ड ऐड किया गया है, स्पॉन्सरशिप सर्विस बाय एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। दैट मीन्स पहले इस एंट्री में सप्लायर कोई भी हो सकता था, अब याद रखना यहां पे सप्लायर ओनली अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। इसका मतलब अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है तो रेसिपिएंट चाहे पार्टनरशिप फर्म भी हो या बॉडी कॉर्पोरेट भी हो, आरसीएम नहीं लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज में ही टैक्स दिए जाएंगे। तो पहली अमेंडमेंट जहां पे सप्लायर कोई भी हो सकता था, वहां उसे अमेंड करके अब सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट कर दिया गया है। मतलब सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा कोई पर्सन होना चाहिए। रेसिपिएंट में अभी भी वही दो व्यक्ति हैं, बॉडी कॉर्पोरेट या फिर पार्टनरशिप फर्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है एग्जाम के लिहाज से। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे सप्लायर पहले कोई भी हो सकता था, अब ओनली यहाँ पे अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट सप्लायर होना चाहिए। अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है इन केस ऑफ स्पॉन्सरशिप सर्विस तो आरसीएम नहीं लगेगा। याद रखना, आरसीएम नहीं लगता है तो फिर वहां पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म से सप्लायर टैक्सेस कलेक्ट करेगा रेसिपिएंट से और गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करवाएगा। दूसरी अमेंडमेंट जो की गई थी, ये रिसेंटली एक एंट्री ऐड की गई थी आरसीएम के लिस्ट में, जहां पे अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग रेंट पे लेता है तो उस केस में जो आपका सप्लायर है जो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उस केस में टैक्सेस पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रजिस्टर्ड पर्सन जो कि आपका रेसिपिएंट था उस पर दी गई थी। तो एंट्री पहले थी सर्विसेज बाय रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। सर्विस का नेचर है रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, रहने का घर जो है वो किराए पे दिया गया है टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन। यहां पे याद रखना सप्लायर कोई भी हो सकता है, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड उससे फर्क नहीं पड़ता। रेसिपिएंट शुड बी अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो उस केस में आरसीएम लग जाता था। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कंपनी है, उसे अपने एम्प्लॉइज के ठहरने के लिए कोई घर चाहिए, तो उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को घर किराए पे लेके दिया है। तो ऐसे केसेस में कंपनी अगर रजिस्टर्ड है
तो उन्होंने एक रेसिडेंशियल ड्वेलिंग जब किराए पे लिए अपने एम्प्लॉइज के लिए, तो वो आरसीएम में टैक्स पे करने के लिए लायबल है। अब यहां पे थोड़ी सी अमेंडमेंट कर दी गई है कि आपका रजिस्टर्ड पर्सन, पहले कोई भी हो सकता था, अब यहां पे कहा गया है अदर देन अ पर्सन हु हैज ऑप्टेड टू पे टैक्सेस अंडर कंपोजिशन लेवी। मतलब अगर एक व्यक्ति ने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रखी है और अगर वो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग किराए पे भी लेता है, तो उस केस में आरसीएम नहीं लगेगा। इवन दो ये व्यक्ति रजिस्टर्ड है बट इसने कंपोजिशन स्कीम ले रखी है। मान लीजिए मिस्टर ए एक रजिस्टर्ड डीलर है जिसने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रखी है और ये अपने एम्प्लॉइज के लिए घर किराए पे लेता है, तो इस केस में आरसीएम नहीं लगेगा। इसका सिंपल सा लॉजिक यही रहा है कि कंपोजिशन डीलर जो कि कभी भी कोई आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता और आउटपुट टैक्स भी इसे अपफ्रंट कैश में ही पे करने होते हैं, जो भी अमाउंट बनता है इसका। तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट ने कहा ये कंपोजिशन डीलर के लिए अनड्यू बर्डन क्रिएट करने वाला प्रोविजन हो जाएगा। तो इससे बचाने के लिए इन्होंने कर दिया है कि अगर आपका रेसिपिएंट कंपोजिशन डीलर है, रजिस्टर तो वो है लेकिन कंपोजिशन स्कीम में है, तो फिर आरसीएम यहां पे नहीं लगेगा। तो सर क्या एफसीएम लगेगा? द आंसर इज नो, क्योंकि यहां पे हमारा सप्लायर यूजुअली अनरजिस्टर्ड होगा। अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड होगा तो फिर वहां पे टैक्सेस लगने की बात ही नहीं होगी, क्योंकि सप्लायर अगर अनरजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट को भी पे नहीं करना, तो पे करेगा कौन? तो यहां पे आपको बस अभी इतना फोकस करना है कि अगर आपका रेसिपिएंट कंपोजिशन डीलर है तो फिर वहां पे आपका आरसीएम इस एंट्री में नहीं लगेगा। तो ये दो अमेंडमेंट्स की गई है आरसीएम की एंट्री जो 9(3) में हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा चार्ज वाले चैप्टर में एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन डाला गया। ये बेसिकली रिगार्डिंग है कि जब लोकल अथॉरिटीज कोई सर्विसेज देगी किसी बिजनेस एंटिटी को, तो आरसीएम लग जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल अथॉरिटीज हो, जब ये अपनी सर्विसेज किसी बिजनेस एंटिटी को देती है तो आरसीएम लग जाता है और बिजनेस एंटिटी को टैक्स पे करना होता है अंडर आरसीएम। तो एक क्वेश्चन अराइज हुआ, क्या वेदर डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्या ये भी लोकल अथॉरिटी में कैटेगराइज की जाएगी? इसका मतलब क्या कोई बिजनेसमैन या बिजनेस एंटिटी डीडीए को सर्विस देगा तो क्या आरसीएम एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? तो क्लैरिफाई किया गया है कि डीडीए इज नॉट अ लोकल अथॉरिटी। तो लोकल अथॉरिटी नहीं है तो वो आरसीएम वाला क्लॉज हिट नहीं होगा, हेंस यहाँ पे एफसीएम में जो है आपके टैक्सेस लगाए जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा मुद्दा ये था कि अगर यहाँ पे डीडीए जो है क्या वो लोकल अथॉरिटी के तौर पर कैटेगराइज किया जा सकता है, यानी कि डीडीए अगर किसी बिजनेस पर्सन को सर्विसेज दे रही है तो क्या आरसीएम लगेगा या एफसीएम? तो डीडीए इज नॉट अ लोकल अथॉरिटी, तो यहाँ पे टैक्सेस एफसीएम में डीडीए कलेक्ट करेगा और पे करेगा, आरसीएम नहीं लगेगा। तो ये आपके चार्ज वाले चैप्टर से जो है वो अमेंडमेंट्स कवर की गई है। इसके बाद नेक्स्ट जो अमेंडमेंट कवर की गई है वो है आपका प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजन में। प्लेस ऑफ सप्लाई ये प्रोविजन हमें डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कि कौन से स्टेट में आपकी जो है वो सप्लाई हुई। इससे हम ये डिटरमाइन कर पाते हैं वेदर ये सप्लाई इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है। तो यहां पे क्लैरिफिकेशन ऐड किया गया, किसके रिगार्डिंग? क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर ऑनलाइन सर्विसेज। ऑनलाइन सर्विसेज जो दी जाती है एक अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट को। इसका सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, आप और हम जब किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जाके सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हमने ऑनलाइन जो है सर्विसेज ली है एंड हम जो रेसिपिएंट होते हैं वो अनरजिस्टर्ड पर्सन होते हैं। सिमिलर वे में शायद मैंने कोई ऑनलाइन किसी ऐप का सब्सक्रिप्शन लिया है, लाइक फॉर एग्जांपल जहां से मैं न्यूज पढ़ता हूं या जहां से मैं वीडियो कंटेंट देख रहा हूं या जहां से मैं कोई और टाइप का कंटेंट डाउनलोड कर रहा हूं, जिसमें बदले में मैंने कुछ चार्जेस पे किए। तो यहाँ पे मैंने ऑनलाइन सर्विसेज रिसीव की है और मैं एक अनरजिस्टर्ड पर्सन हूं। तो मुद्दा है सर ऐसे केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पे माना जाएगा? तो इसके रिगार्डिंग एक क्लैरिफिकेशन दिया गया जिसमें बताया गया कि ऑलरेडी एक प्रोविजन है जो ऑलरेडी जीएसटी में चल रहा है। वो कहता है कि अगर आपने कोई ऑनलाइन मनी गेमिंग की सर्विस दी है या कोई व्यक्ति ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपनी सर्विसेज टैक्सेबल सर्विसेज रेंडर करता है या ओआईडीएआर की सर्विस है, ये तीन कैटेगरी है सर्विसेज की, ऑनलाइन मनी गेमिंग, सेकेंडली सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर या थर्ड ओआईडीएआर सर्विस। इन सर्विसेज के केस में ऑलरेडी ये कहा गया था कि अगर आप जब बिल बनाओगे तो उसके ऊपर स्टेट मेंशन होना जरूरी है रेसिपिएंट का। ये कंपलसरी कहा गया था, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई स्टेट मेंशन करना, स्पेसिफाई करना जरूरी है। जब आप इनवॉइसेस बनाओगे इन तीन सर्विसेज के केस में तो जो भी आपका रेसिपिएंट होगा उस केस में उसके ऊपर उसका स्टेट मेंशन करना कंपलसरी है। एंड सेम प्रोविजन अब इक्वली अप्लाई कर दिए गए हैं अदर ऑनलाइन सर्विसेज के लिए। इसका मतलब आप जब भी किसी को ऑनलाइन सर्विसेज दोगे तो आपको उस रेसिपिएंट के रिगार्डिंग वो स्टेट इनवॉइस के अंदर मेंशन करना होगा और यहाँ पे यही क्लैरिफिकेशन दिया गया कि जो स्टेट मेंशन किया जाएगा उसी स्टेट को प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा।
जो इनवॉइस में स्टेट मेंशन होगा, जो कि आपको कंपल्सरीली करना पड़ेगा, वही स्टेट को प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा इन केस ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइडेड। फॉर एग्जाम्पल, मैं हरियाणा से हूं और हरियाणा से मैंने जो है वो कोई प्लेटफॉर्म पे रजिस्ट्रेशन किया है और मुझे जब इनवॉइस इशू किया गया तो उस पर हरियाणा स्टेट का नाम डाला गया, तो वो हरियाणा को ही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है, मुझे लगता है शायद केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन यहां से बनाया जा सकता है। तो इसको अच्छे से जो है आपको समझना है कि जब जब आपको ऑनलाइन सर्विसेज दी जाएगी और सर्विस दी गई है एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वही स्टेट होगा जो आपने इनवॉइस के अंदर स्पेसिफाई किया है, और वो स्टेट स्पेसिफाई करना भी कंपलसरी है इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई। आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई चाहे कुछ भी रही हो, आपको वो स्टेट मेंशन करना जरूरी है। तो यहाँ पे यही एक अमेंडमेंट जो है वो प्लेस ऑफ सप्लाई में कवर की गई है। इसके एग्जांपल आप देख सकते हो, इन केसेस में जो है इसको कवर किया जाता है। आप ये रीड कर सकते हो, वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रोविजन पे आते हैं। नेक्स्ट प्रोविजन जो हमारा कवर किया गया है वो एग्जम्पशन के चैप्टर से किया गया है। यहाँ कोई खास बड़ी अमेंडमेंट नहीं कहूंगा मैं, छोटी मोटी अमेंडमेंट्स कवर की गई हैं। पहली अमेंडमेंट जहां पे था कि जब भी सर्विसेज दी जाती है, कैसी सर्विसेज सर? मीटरिंग इक्विपमेंट ऑन रेंट। मीटरिंग इक्विपमेंट ऑन रेंट, जैसे हमारे घरों में जब इलेक्ट्रिसिटी आती है तो आप बिजली के बिल में चेक करना, आपको मीटर का रेंट मिलेगा। जो आपके घरों में मीटर लगाया जाता है इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन चेक करने के लिए, उस मीटर का रेंट आपके हर बिल में चार्ज किया जाता है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, वो एग्जम्प्ट है। सिमिलर वे में मीटर को टेस्ट करना या ट्रांसफॉर्मर्स या कैपेसिटर्स को टेस्ट करने के लिए जब लाइनमैन आते हैं तो वो जो सर्विसेज देते हैं, दैट सर्विस इज आल्सो एग्जम्प्ट। एंड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, जब आप नया इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेने जाओगे तो आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं, तो उसके ऊपर भी जीएसटी चार्जेबल नहीं है। ऐसे ही अगर आप अपना मीटर शिफ्ट करवा रहे हो, अपनी सर्विस लाइन चेंज करवा रहे हो, तो चार्जेस आप पे करोगे, बट उसके ऊपर आपको जीएसटी नहीं पे करना। और अगर आपका बिजली का बिल इशू हुआ बट आपसे गुम हो गया एंड आप डुप्लीकेट कॉपी के लिए जा रहे हो, तो वो चार्जेस आपसे ले सकते हैं, बट उस चार्जेस पे जीएसटी नहीं लगेगा। ये सर्विसेज ऑलरेडी एग्जम्प्ट थी। बस फर्क यहां पे क्या था, जो वर्डिंग्स यूज की गई थी उसमें कहा गया था कि ये सारी के सारी सर्विसेज जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, और इसको प्रोवाइड करने वाला भी कोई ट्रांसमीटर एंड डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी होनी चाहिए। अब ये वर्ड एंड जो था वो काफी दिक्कत कर रहा था, बिकॉज ये एग्जम्पशन सिर्फ उस कंपनी को मिल सकती थी जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के काम करती है। बट ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन दो अलग अलग काम होते हैं। लाइक जहां पे इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, वहां से आप ये समझिए आपके घर के आसपास जो ट्रांसफार्मर लगा है वहां तक बिजली को लाना, दैट इज ट्रांसमिशन। लेकिन उस ट्रांसफार्मर में बिजली आने के बाद आपके घरों तक पहुंचाना, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। एंड कई बार ये पाया जाता है कि दोनों काम सेपरेट कंपनीज करती है, तो वो एग्जम्पशन डिनाई हो जाती थी, बिकॉज आप ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी नहीं है, आप दोनों काम नहीं कर रहे। तो वो चीज को कवर अप करने के लिए यहाँ पे एंड की जगह और वर्ड यूज कर लिया गया है। अब इसका कंसिक्वेंस होगा, अगर आप चाहे ट्रांसमिशन की सर्विस देते हो ओनली, या फिर आप ओनली डिस्ट्रीब्यूशन की सर्विस देते हो, स्टिल यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जम्पशन। तो यही कवर करने के लिए यहाँ पे एंड वर्ड को डिलीट करके और का जो है वो यूज किया गया है। और जहां तक मुझे लगता है कि आपने शायद इस अमेंडमेंट को पढ़ते या इस एग्जम्पशन को पढ़ते टाइम इस एंड और को तो नोटिस भी नहीं किया होगा, बट खैर ये इतनी सी अमेंडमेंट है जो यहाँ पे इस एंट्री में कवर की गई है। सिमिलर वे में जो स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड सर्विस है, वहां पे एक एंट्री एडिशनल ऐड की गई है इन 5 पॉइंट्स के अलावा, कि सर्विस अगर ट्रेनिंग पार्टनर, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने जिनको ट्रेनिंग पार्टनर जो है वो अपॉइंट किया, इंडिया में यूथ को स्किल देने के लिए गवर्नमेंट ने ये डिपार्टमेंट जो है वो बना रखा है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। और इसका पर्पज है कि जो युवा लोग हैं उन्हें कोई ना कोई स्किल दी जाए, जिससे वो कोई ना कोई अपना वोकेशन, कोई भी बिजनेस अपना चला सके। तो यहाँ पे कहा गया कि जो ट्रेनिंग पार्टनर होंगे स्कीम के तहत, वो जब अपनी सर्विस देंगे वो भी एग्जाम कहलाएगी। अभी तक ट्रेनिंग पार्टनर की नहीं, ट्रेनिंग बॉडी जो होती थी उनकी सर्विसेज जो है वो एग्जाम हुआ करती थी, बट अब ट्रेनिंग पार्टनर्स को भी यहाँ पे कवर कर दिया गया है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप स्टिल इसको रीड करके चलिएगा, बिकॉज हमें नहीं पता आईसीआई के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और वो एग्जाम में किस चीज के बारे में पूछ ले। तो ये ज्यादा कुछ इसमें समझाने वाला नहीं है, यहाँ पे ट्रेनिंग पार्टनर्स को और कवर कर दिया गया है। इसके अलावा एक छोटी सी एग्जम्पशन नई ऐड की गई है। आप सबने देखा होगा जब हम इंश्योरेंस करवाते हैं हमारे व्हीकल का, तो उसमें 2 टाइप के इंश्योरेंस आपने देखे होंगे, फर्स्ट पार्टी एंड थर्ड पार्टी। फर्स्ट पार्टी आपके खुद के नुकसान को कवर करने के लिए होता है, जबकि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वो कवर करता है किसी दूसरे को आपकी वजह से नुकसान हो तो।
अगर आपने बाय मिस्टेक किसी का नुकसान कर दिया है, जब आप मान लीजिए गाड़ी से या अपने व्हीकल से जा रहे थे, तो वो इंश्योरेंस उस नुकसान को कवर करेगा, यानी कि आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। एंड यूजुअली इसी प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए इंडिया में मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड बनाया गया। ये एक फंड बनाया गया क्योंकि इंडिया में हिट एंड रन के केस बहुत होते हैं, जहां पे कोई व्यक्ति सड़क पे जा रहा है, कोई गाड़ी पीछे से तेज स्पीड में आएगी और वो उसको टक्कर मार के चली जाएगी। शायद उसके बाद उस व्यक्ति को जो है काफी सीरियस इंजरी हो, जिसके बाद शायद वो अपने लाइफ टाइम के लिए पैरालाइज हो जाए, या फिर इवन कई बार देखा गया है कि ऑन स्पॉट डेथ भी हो जाती है। तो ऐसे केसेस में इन लोगों के परिवार वालों को या इस व्यक्ति को अगर ये काफी हद तक जो है वो इसको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं या काफी मेजर एक्सीडेंट होता है, तो इनको कंपनसेट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये एक फंड बना रखा है, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड। एंड जब आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाते हो तो इसका कुछ हिस्सा इंश्योरेंस कंपनीज इस फंड में कंट्रीब्यूट कर देती है कि इंडिया में जब भी कोई ऐसे हिट एंड रन के केस आए तो ये मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड से उसको कंपनसेट किया जा सके। तो यहां पे यही क्लैरिफाई किया गया है कि इस फंड में जो भी अमाउंट जाता है उसके अगेंस्ट में ये जो सर्विस वो दे रहे हैं कि कंपनसेट कर रहे हैं, इस सर्विस को यहां पे एग्जम्प्ट किया गया है। तो कहने का मतलब है जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के नाम से जो कुछ हिस्सा आपका आपने कंपनी को दिया, इंश्योरेंस कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी ने वो आगे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड में जमा करवाया, तो उस सर्विस को जो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड आपको देता है, उस सर्विस को यहां पे एग्जम्प्ट किया गया है। ये भी अगेन एक इंपॉर्टेंट है अमेंडमेंट। इससे आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा बिकॉज जो थर्ड पार्टी क्लेम इंश्योरेंस का प्रीमियम आप पे करते थे, कहीं ना कहीं उसमें भी कटौती होगी, बिकॉज वो सर्विस आगे जो कंपनी दे रही है वो ले रही है, सॉरी, वो एग्जम्प्ट हो गई है, तो फिर उनके लिए भी कुछ खर्चा जो है वो कम हो जाएगा एंड कोरस्पॉन्डिंगली आपके लिए भी इसमें कुछ बेनिफिट आने वाला है। इसके बाद अमेंडमेंट नंबर 3 एग्जम्पशन के टॉपिक में क्या कवर की गई है? क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग जीएसटी ऑन फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइडेड टू एमसीडी। बात आई कि जब हम किसी म्युनिसिपैलिटी को या फिर कोई पंचायत को उन सर्विसेज के रिलेशन में जो उनकी ड्यूटी बनती है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 243W में म्युनिसिपैलिटी को कुछ काम जो है वो सौंपे गए हैं जो म्युनिसिपैलिटी को करने होते हैं। अगर वो काम म्युनिसिपैलिटी खुद करती है तो ये चीज आउट ऑफ स्कोप है। आपने पढ़ा होगा शेड्यूल 3 में बताया गया कि म्युनिसिपैलिटी वो टास्क जब परफॉर्म करेगी जो उसके इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से करना कर्तव्य है, उसके बदले में अगर म्युनिसिपैलिटी आपसे चार्ज भी लेगी तो ये आउट ऑफ स्कोप है, इसे सप्लाई ही नहीं माना जाएगा। और अगर यही काम म्युनिसिपैलिटी खुद ना करके किसी और से करवा रही है तो उस केस में एग्जम्पशन में इसे कवर किया गया, मतलब ये सप्लाई तो है बट दिस सप्लाई इज एग्जम्प्ट। अब यहां पे क्लैरिफिकेशन दिया गया कि कई कंपनीज, कई बिजनेस एंटिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली यानी कि एमसीडी के हेडक्वार्टर्स का मेंटेनेंस की सर्विस देते हैं। मतलब एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है, उसके डिपार्टमेंट्स को, उसके जो ओवरऑल हेडक्वार्टर्स है, आप उनको मेंटेन करने की सर्विस देते हो, तो क्या वो भी एग्जम्प्ट है? तो यहां पे क्लैरिफाई किया नहीं, यहां पे कोई एग्जम्पशन नहीं होगी एंड जीएसटी एप्लीकेबल होगा। रीजन बीइंग आप एमसीडी के हेडक्वार्टर्स को जब मेंटेन कर रहे हो तो आप कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हो जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने करने को कहा था। आप सिर्फ उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहे हो जो फर्दर सर्विस आगे पब्लिक को देने के लिए नहीं ले रहा है, सिर्फ अपनी ही कामों के लिए ले रहा है, अपनी ही वेल मेंटेनेंस के लिए ले रहा है। तो यहां पे वो एग्जम्पशन उस क्लॉज में आपको नहीं मिलेगी और हेंस जो जीएसटी होगा वो यहाँ पे एप्लीकेबल रहने वाला है। ये क्लैरिफिकेशन यहाँ पे डाला गया। तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऐसे क्लैरिफिकेशन के बारे में पास्ट में भी जब आए हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो एग्जाम्पशन के चैप्टर में हमारी ये 3 अमेंडमेंट्स थी जो हमने वन बाय वन डिस्कस कर ली। नेक्स्ट जो हमारी एक मेजर अमेंडमेंट, मैं कहूंगा बहुत ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट है वो आपके आईटीसी के चैप्टर से आई है और मुझे लगता है एग्जाम में इसका क्वेश्चन कंफर्म मिलेगा आपको। तो क्या एग्जाम्पशन है? देखिए बहुत बार हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्स वर्क होते हैं। सर एक्स वर्क का मतलब क्या होता है? एक्स वर्क का मतलब है कि जब आपको कोई सामान खरीदना होता है तो आप अपने सप्लायर से कॉन्टेक्ट करते हो और सप्लायर कहते हैं ठीक है मैं आपको ये प्रोडक्ट बेच दूंगा बट आपको फैक्ट्री से लेके जाना पड़ेगा। मतलब मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपके प्रेमाइसेस तक पहुंचाने की, आपको कलेक्शन करनी पड़ेगी गुड्स की फ्रॉम माय प्रेमाइसेस। दीज आर एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे सप्लायर फैक्ट्री के बाहर आपको सामान दे देगा, अब आगे आप कैसे लेके जाते हो, आप खुद लेके जाते हो, ट्रांसपोर्टर अरेंज करते हो, वो आपकी हेडेक है। तो क्वेश्चन अराइज हुआ कि सेक्शन 16 में जब हम पढ़ते हैं कि आईटीसी आपको सिर्फ तब मिलता है जब आपको गुड्स और सर्विस एक्चुअल में रिसीव होते हैं, तो कई लोगों के माइंड में क्वेश्चन आया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअल रिसीट?
क्या एक्चुअल रिसीट का मतलब है जब हमें वो गुड्स वहां पे हैंडओवर किए गए हैं कि आप फर्दर मूव करके आप अपने पास ले जाइए रेसिपिएंट जी, क्या तब उसको डिलीवरी मान लिया जाएगा, या जब रेसिपिएंट एक्चुअल में अपनी फैक्ट्री प्रीमाइसेस में या अपने बिजनेस प्लेस पे उसको रिसीव करेगा तब माना जाएगा? तो क्लैरिफाई किया गया है कि जब सप्लायर अपनी फैक्ट्री से माल बाहर निकालता है, और चाहे रेसिपिएंट को या ट्रांसपोर्टर को, अब याद रखिए ट्रांसपोर्टर को चाहे सप्लायर ने रेसिपिएंट के लिए अरेंज करवाया हो या रेसिपिएंट खुद अपना कोई ट्रक का जो है ड्राइवर या ट्रांसपोर्टर को ही अरेंज करके लाया हो, दोनों सिनेरियो में सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिलीवरी उसी टाइम पूरी होगी जब उसने वो गुड्स ट्रांसपोर्टर को दिए। एंड हमारा लॉ भी ये मानता है कि इसका मतलब ये मान लिया जाएगा कि रेसिपिएंट को गुड्स मिल गए, इसका मतलब डीम्ड रिसिप्ट मान ली जाएगी जिस टाइम पे सप्लायर ने वो गुड्स ट्रांसपोर्टर को हैंडओवर किए। मतलब आपको फिजिकली रिसीव करने के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है, जिस दिन वो माल सप्लायर ने आपके ट्रांसपोर्टर को दिया है उसी दिन रिसीट मान लिया जाएगा। इसे एग्जांपल से ध्यान से सुनना। लेट्स से हमारा सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ और वो हमें गुड्स बेचेगा। हमारा सप्लायर असम का है और हम दिल्ली में। सप्लायर ने कहा भाई असम से आपको फैक्ट्री से लेके जाना पड़ेगा, आई हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शिप टू गिव यू इट एट योर प्लेस। मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ यहां से फैक्ट्री से आपको एक्स फैक्ट्री देने की, एक्स वर्क देने की है। तो ऐसे केसेस में लेट्स से 28 तारीख को रेसिपिएंट ने अपना खुद का एक ट्रांसपोर्टर अरेंज करवाया और वो वहां से असम से वहां पे सप्लायर की फैक्ट्री से उन गुड्स को कलेक्ट कर लेता है। अब शायद माल रिसीव होने में 5 दिन 7 दिन लगेंगे दिल्ली तक पहुंचने में। शायद वो माल 28 को असम से चला था और दिल्ली पहुंचा है वो 7 तारीख को, अगले महीने की 7 को। तो क्वेश्चन आया गुड्स रिसीव्ड कब माने जाएंगे? क्या 28 को जब हमें मिल गए थे फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और 7 तारीख को जब वो एक्चुअल में रिसीव हुए? तो लॉ ने क्लैरिफाई किया कि एक्चुअल रिसीट 28 को ही मान ली जाएगी और उसी के बेसिस पे आप अपना आईटीसी क्लेम कर सकते हो। ये बहुत बड़ा एक जो है आप कह सकते हो क्लैरिफिकेशन है जो इस कंफ्यूजन को दूर करता है कि रिसीट का मतलब क्या है। तो रिसीट का मतलब जब आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए मिल गए थे उसी टाइम पे रिसीट पूरी हो गई थी, डिलीवरी पूरी हो गई थी और मान लिया जाएगा कि रेसिपिएंट को गुड्स मिल गए हैं एंड ही कैन क्लेम द आईटीसी। तो ये क्लैरिफिकेशन आया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा टैक्स इनवॉइसेस में एक छोटा सा प्रोविजन कवर किया गया। जब एक व्यक्ति 9(3) या 9(4) में टैक्स पे करने के लिए लायबल होता है, दैट मींस आरसीएम में टैक्स पे करने के लिए लायबल हुआ है, एंड उसने जो सर्विसेज रिसीव किए या गुड्स रिसीव किए हैं वो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से रिसीव किए हैं, तो एक सेल्फ इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट आता है जो हमने टैक्स इनवॉइसेस वाले चैप्टर में पढ़ा है। मतलब अगर आपका सप्लायर अनरजिस्टर्ड एंड रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है जो आरसीएम में टैक्स पे करने के लिए लायबल है, चाहे 9(3) में या 9(4) में, तो वहां पे जो आपका रेसिपिएंट है उसे सेल्फ इनवॉइसिंग करनी होती है। अब यहाँ पे उसका टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब कर दिया गया है कि वो 30 डेज के अंदर अंदर ये इनवॉइस क्रिएट करेगा। उसे जब गुड्स रिसीव हो जाएंगे उसके 30 डेज के अंदर अंदर उसे सेल्फ इनवॉइसिंग करनी होगी। ये प्रोविजन नोटिफाई किया गया है, तो आपको टाइम लिमिट ध्यान रखनी है, सेल्फ इनवॉइसिंग आपको 30 डेज में करनी है। एंड लास्ट अमेंडमेंट जो आपकी कवर की गई है, सॉरी इसके अलावा एक जीएसटी रिटर्न में, वो ज्यादा खास नहीं है, ई-वे बिल में कवर की गई है। ई-वे बिल में कई बार ऐसा होता है कि अनरजिस्टर्ड पर्सन ई-वे बिल बनाना चाहता है, तो अभी तक हमारे पास ये प्रोविजन तो था कि एक अनरजिस्टर्ड व्यक्ति भी ई-वे बिल बना सकता है, बट द प्रॉब्लम वाज वो बनाए कैसे? तो गवर्नमेंट ने इसमें एक फंक्शनैलिटी जो है वो ओपन कर दी है जिसके थ्रू अनरजिस्टर्ड पर्सन एक इनरोलमेंट नंबर ले सकता है और उस इनरोलमेंट नंबर के थ्रू वो लॉगिन करके यहाँ पे अपनी जो ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी कर सकता है। मतलब आपको इनरोलमेंट नंबर एलोकेट कर दिया जाएगा और आप उसके इसका इस्तेमाल करके ई-वे बिल बना सकते हो। लास्ट अमेंडमेंट, ये जस्ट क्लैरिफिकेशन ही आप मान सकते हो, जीएसटीआर 7 जो टैक्स डिडक्टर को भरनी होती थी। कई बार ये लोगों के माइंड में कंफ्यूजन आया कि ये जो जीएसटीआर 7 है आपको सिर्फ तब भरनी है जब आपने टैक्स डिडक्ट किया है। तो इस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए कहा गया है कि जीएसटीआर 7 आपको हर महीने भरनी पड़ेगी 10 तारीख तक, इवन दो आपने कोई टैक्स डिडक्ट किया है या नहीं किया। हर कैलेंडर मंथ आपको 10 तारीख तक इसको सबमिट करना पड़ेगा, चाहे डिडक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये कोई खास अमेंडमेंट नहीं थी, सिर्फ क्लैरिफिकेशन था। तो ये अमेंडमेंट्स आपकी सितंबर 2025 के लिए एप्लीकेबल है। इसके अलावा छोटी मोटी अमेंडमेंट्स और है, लाइक सेक्शन 74A का रेफरेंस डाला गया एक दो जगह पे, वो ज्यादा काम की नहीं है। मेजर आपकी यही अमेंडमेंट्स थी, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अच्छे से ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए।